Hello everyone, a very happy morning to all of you watching this video. Myself Aman Singh and you are on the channel of JMB Group of Schools. Okay, and I'm your biology teacher and I'll be teaching you about the cell, the basic unit of life. In that we will deal with the basics thing of the cell structure, the cell functions and the cell theories we had discussed. We had discussed about the plasma membrane, we had discussed about the mitochondria, chloroplast, and we had just started the endomembranous system. In endomembranous system, we had discussed some of the topics, likewise endoplasmic reticulum. Okay, what is endomembranous system that I had told you yesterday in last class? That is, endomembranous system is basically made up of three organelles. That is GERL, Golgi, endoplasmic reticulum, lysosome. They are basically single membranous structures. We had discussed the double membranous structure, it is mitochondria and chloroplast. Now we are discussing the single membranous structure. Single membranous structure is endoplasmic reticulum, Golgi body and lysosomes. Okay, so endoplasmic reticulum we had done in the last class, and today we are going to start the topic Golgi bodies. Okay, so let's begin. So what is Golgi body? Who had discovered the Golgi body? How it is named as Golgi body? It was discovered by the scientist known as Camillo Golgi. That's why it was named as Golgi body. ठीक है, इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था Golgi body को, उनका नाम क्या था? Camillo Golgi. इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Golgi body. और ये भी इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, GERL हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, वो Golgi body को बनाते हैं, Golgi body लाइसोसोम्स को बनाते हैं. ठीक है, तो Golgi body was discovered by the scientist Camillo Golgi नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था. और इसकी जो फंक्शनल और यूनिट है वो क्या है? Golgi body की फंक्शनल यूनिट भी क्या है? सिस्टर्नी है. जैसे हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नीज होती है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होती है? सिस्टर्नीज होती है. So the functional unit of the Golgi body is what? Cisternae. They perform all the functions. Golgi body का मेन फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग करना. ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ Golgi body? इट इज पैकेजिंग. ठीक है, तो फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्या है? सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो सिस्टर्नी आर बेसिकली फ्लैट एंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर. सिस्टर्नी कैसे होते हैं? फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं. ये Golgi बॉडी के अंदर में दो तरह की फेस होती है. एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है. ठीक है, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया था इसके अंदर में क्या है? दिस इज व्हाट? न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से जस्ट अटैच जो सिस्टर्नी है, न्यूक्लियस से जो अटैच Golgi बॉडी का पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस फेस और फॉर्मिंग फेस. ये फॉर्म होता रहता है, इसके अंदर में डेवलपमेंट होती रहती है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस. ठीक है, और ये कैसा है? कॉन्वेक्स है. इट इज लाइक कॉन्वेक्स. ठीक है, फिर इसके दूसरे साइड का जो फेस है, मान लीजिए स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी का. सिस्टर्नी के अंदर में जो अंदर वाला स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के करीब है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सिस फेस और फॉर्मिंग फेस. इसमें अभी मॉडिफिकेशन होते रहता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस. जबकि उसके दूसरे साइड वाला जो फेस है वो बन चुका है, उसके अंदर में फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं होगी. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस या फिर कॉन्केव फेस. ठीक है, तो ये आपको फेस के बारे में क्लियर हो गया कि कॉन्केव फेस किसको बोलेंगे और कॉन्वेक्स फेस किसको बोलेंगे, मैच्योरिंग फेस किसको बोलेंगे और फॉर्मिंग फेस किसको बोलेंगे. फॉर्मिंग फेस वो होगा जो न्यूक्लियस के करीब होगा और मैच्योरिंग फेस वो होगा जो कि न्यूक्लियस से दूर होगा. ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे नए सिस्टर्नी बनते जाएंगे वो न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे बनते जाएंगे और ये आगे वाला जो ट्रांसफेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ते जाएगा. ठीक है, इसके अंदर में फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं होगी. ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? फिर नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखेंगे Golgi बॉडीज की फंक्शन. ये जो Golgi बॉडी है उसका फंक्शन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है Golgi बॉडी के बारे में वो क्या है? पैकेजिंग. ठीक है, इसके पहले फंक्शंस पढ़ने के पहले एक और चीज आपको मैं बता दूं. जैसा मैंने आपको बताया था कि Golgi बॉडी जो है प्लांट में इनको हम लोग क्या बोलते हैं? What we are calling in the plant dictyosomes बोलते हैं प्लांट में. एनिमल्स में Golgi बॉडी को Golgiosomes बोलते हैं. ज्यादातर जो Golgi बॉडीज है वो एनिमल्स में पाते हैं. दे आर वेरी रेयरली फाउंड इन द प्लांट्स. ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए. ये मैंने बता दिया था इसलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे. फिर फंक्शंस ऑफ Golgi बॉडीज, क्या क्या फंक्शंस है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन फंक्शन है Golgi बॉडी का वो क्या है? पैकेजिंग करना और सेक्रेशन करना.
ठीक है, जो भी चीजें उनको पैक करना, उनको जो है वो रैप अप करना। सो पैकेजिंग एंड सेक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी बॉडी। फिर दूसरी फंक्शन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडेशन। ग्लाइकोसिडेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोसिडेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच द प्रोटीन आर अटैच्ड विद द ग्लूकोज एंड लिपिड्स आर अटैच्ड विद द ग्लूकोज, ठीक है। अगर किसी ग्लूकोज किसी शुगर के साथ लिपिड को अटैच कर देंगे तो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा, और किसी प्रोटीन के साथ अगर ग्लूकोज को ऐड कर देंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर में जो प्रोटीन का एडिशन होता है या लिपिड का एडिशन है, उसको उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडेशन। तो इसके सेकंड फंक्शन क्या है, ग्लाइकोसिडेशन करना, यानी कि ग्लूकोज को प्रोटीन के साथ मिलाकर के ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, और ग्लूकोज को लिपिड या फैट के साथ मिलाकर के ग्लाइकोलिपिड बनाना। सो दिस इज द सेकंड फंक्शन। फिर तीसरी फंक्शन क्या है, लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी बॉडी करता है, ठीक है। मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल फॉर्म द गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी क्या फॉर्म करेगा, लाइसोसोम। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कौन करेगा, गोल्गी बॉडी करेगी। फिर अगला फंक्शन क्या है कि कुछ तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को, कुछ तरह के शुगर को भी कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाता है। जैसे कि ओलिगोसैकेराइड्स जो है, पैक्टीन जो है, ठीक है, पैक्टीन, ओलिगोसैकेराइड्स, ये सारे जो है वो सिंथेसाइज हो सकते हैं जिसके अंदर में, गोल्गी बॉडीज के अंदर में। सो इट हैज द प्रॉपर्टी टू सिंथेसाइज सम कार्बोहाइड्रेट, लाइकवाइज द ओलिगोसैकेराइड्स एंड पैक्टीन। फिर नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि ये जो है वो एक्रोसोम के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। अब एक्रोसोम कहाँ होता है, एक्रोसोम्स आर फाउंड इन द हेड ऑफ द स्पर्म। स्पर्म की स्ट्रक्चर हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो जो स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है ना, उसके हेड पे बेसिकली क्या पाया जाता है, इस रीजन में समवच एक्रोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के अंदर में। तो एक्रोसोम की फॉर्मेशन में भी किसका रोल है, गोल्गी बॉडी का रोल है। एग के अंदर जो यॉल्क होता है, जो येलोविश पार्ट होता है एग के अंदर में, जिसमें कि फूड स्टोर होता है, ठीक है, उसका भी फॉर्मेशन कौन कराता है, गोल्गी बॉडी करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल, ठीक है। तो इसका काम क्या है, एक्रोसोम्स का फॉर्मेशन करना, किसमें, स्पर्म में, और एग या ओवम में किसका फॉर्मेशन करना, यॉल्क का फॉर्मेशन करना, ठीक है। यॉल्क क्या होता है, जो येलोविश पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यॉल्क बोलते हैं इनका, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो गोल्गी बॉडी वो कहाँ पे एब्सेंट होते हैं, विच आर द डिफरेंट सेल्स इन विच द गोल्गी बॉडी इज एब्सेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इट इज द मैच्योर आरबीसी, एग एंड द न्यूरॉन। न्यूरॉन में, मैच्योर आरबीसीज में और एग में जो है वो गोल्गी बॉडीज नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। So this is all about the Golgi body. फिर उसके बाद से हम लोग दूसरे ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। Is it clear everyone? So we are moving to the next slide. अब हमको क्या पढ़ना है, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ना है। लाइसोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी ऑर्गेनल पुराने हो गए या फिर डैमेज हो गए, उनको इनगल्फ करने का, उनको खाने का काम किसका है, गोल्गी बॉडी, सॉरी, लाइसोसोम्स का है। दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, या फिर इसको हम लोग लाइटिक बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ऑर्गेनल जो डैमेज हो गए उनको ये इनगल्फ करने में हेल्प करता है, उनका डाइजेशन करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लाइटिक। लाइटिक का मीनिंग क्या है, लाइटिक मींस ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज लाइटिक बैग ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं। तो गोल्गी जो लाइसोसोम है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट क्रिस्टियन डी डूबे। क्रिस्टियन इनका रिलीजन नहीं है, इनका नाम है, क्रिस्टियन डी डूबे। ही हैड डिस्कवर्ड द लाइसोसोम। फिर उसके बाद से इसके बारे में कुछ पॉइंट है, ये क्या, मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। ये भी जो है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस में कौन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम्स। डबल मेम्ब्रेनस में कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। वेस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के बारे में मैंने बताया था ना, गोल्गी बॉडी विल फॉर्म द लाइसोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी को बनाता है, गोल्गी बॉडी लाइसोसोम्स को बनाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, दे आर वेरी माइन्यूट, दे आर वेरी स्मॉल, ठीक है। और ये स्फेरिकल होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं एंड कंटेनिंग डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स।
और बहुत सारे इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये वर्ड हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय द वर्ड हाइड्रोलाइटिक? मतलब वाटर के प्रेजेंस में वो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो वैसे एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक। हाइड्रो मींस वाटर, लाइटिक का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन, ठीक है। तो वो एंजाइम जो कि वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे मेम्ब्रेन का या ऑर्गेनेल्स का, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो लाइसोसोम्स के अंदर में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है, लगभग 40 to 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है, जिसको कि हम लोग टुगेदर क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। और ये भी बहुत कम पीएच पे वर्क करते हैं, समवट 3 to 4 पीएच पे वर्क करते हैं, ठीक है। सो इनके लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है इनके वर्किंग के लिए, ये जो एसिड हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है। सो ये 40 और 50 टाइप्स के जो एंजाइम्स हैं टुगेदर दे आर कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। फिर उसके बाद से इसको हम लोग सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं। मैंने बताया था सुसाइडल बैक ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो भी ऑर्गेनल पुराने पड़ गए हैं, जिन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दिया है, उनको ये क्या करता है? इनगल्फ कर जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। दूसरा केस को लाइटिक बैक ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? व्हाई इट्स कॉल्ड एज लाइटिक? बिकॉज ये ब्रेक डाउन करता है, इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो बहुत सारी चीजों को ये ब्रेक डाउन कर सकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए और न्यूक्लिक एसिड हो गए, सबके ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज लाइटिक बैक ऑफ द सेल, ठीक है। और ये जो लाइसोसोम है वो बेसिकली एनिमल्स में पाए जाते हैं। दे आर बेसिकली फाउंड इन द एनिमल्स एंड रेयरली फाउंड इन द प्लांट्स। प्लांट्स में रेयरली पाया जाता है, एनिमल्स में ये कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से किस प्लांट में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सेप्शंस के बारे में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या पूछा जाता है कि विच प्लांट द लाइसोसोम इज फाउंड? सो इट इज इन द मेज की रूट में पाया जाता है लाइसोसोम्स, ठीक है। फिर फंक्शंस है लाइसोसोम्स के बारे में। फंक्शंस मैंने कुछ आपको बता दिया, बस वही सारी चीजें हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द फंक्शंस। सो फंक्शंस क्या? कैपेबल ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, उनकी डाइजेशन लाइसोसोम्स कर सकते हैं, उनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं उनमें। दे कैन डाइजेस्ट द लिपिड और फैट का भी डाइजेशन कर सकते हैं एंड दे कैन डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए, आरएनए जो है न्यूक्लिक एसिड है, उनकी भी ये डाइजेशन कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव न्यूक्लियस एंजाइम व्हिच विल डाइजेस्ट द डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। उसके बाद से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करता है बोन के अंदर में। ऑस्टियोक्लास्टिक का मतलब क्या है? कि बोन की सेल्स को तोड़ना, ब्रेक करना। ऑस्टियोब्लास्टिक, दो टर्म्स होते हैं बोन्स के बारे में, ऑस्टियोब्लास्टिक होता है और ऑस्टियोक्लास्टिक होता है। ऑस्टियोब्लास्टिक का मतलब क्या? बोन की फॉर्मेशन अगर हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोब्लास्टिस। और अगर बोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बोन सेल्स जो है वो डीजनरेट हो रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्टिक। तो क्लास्टिक का मतलब क्या? ब्रेक डाउन होना, और ब्लास्टिक का मतलब क्या? फॉर्मेशन होना, बोन्स का फॉर्म। ऑस्टियो टर्म वी आर यूजिंग फॉर द बोन, जो बोन्स की स्टडी है उसको हम लोग ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, दैट विल स्टडी। फिर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ द बोन सेल्स भी इट इज परफॉर्म बाय द लाइसोसोम। फिर अगली फंक्शन है रिसाइक्लिंग ऑफ द सेल ऑर्गन। जो भी ऑर्गन पुराने पड़ गए, जो फंक्शंस अपने नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, उनकी रिसाइक्लिंग भी कौन करता है? लाइसोसोम्स करता है। उनको हटा करके कोई नया ऑर्गेनेल उसके जैसा फॉर्म करा देता है। सो दिस रिसाइक्लिंग इज आल्सो परफॉर्म बाय द लाइसोसोम। फिर अगला क्या है? इंटरसेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर में डाइजेशन करने का काम भी कौन करता है? लाइसोसोम्स करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम। यू जस्ट राइट इट डाउन एंड नेक्स्ट स्लाइड वी विल मूव आफ्टर दिस। सो जस्ट राइट इट, ठीक है। तो अगली स्लाइड क्या है हमारी? अगली स्लाइड है राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। अभी तक हम लोग जो ऑर्गेनेल पढ़ रहे थे वो सिंगल मेम्ब्रेनस था, ठीक है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, दे आर सिंगल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस के बारे में हमने पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल कौन सा है? राइबोसोम है। और साइटोस्केलेटन के अंदर में जो ऑर्गेनेल्स आते हैं वो जो है वो क्या है? मेम्ब्रेनलेस है, ठीक है। तो लेट्स कम टू द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। प्रोटीन को बनाने का काम किसका है? राइबोसोम्स का है, ठीक है। सो दे आर ग्रैनुलर, एक दाने की तरह, ग्रैन्यूल की तरह स्ट्रक्चर होंगे। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द एनिमल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में सबसे छोटा ऑर्गेनेल कौन सा पाया जाता है? इट इज द राइबोसोम्स, ठीक है। सो दे आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो राइबोसोम्स की डिस्कवरी से पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था। तो ये पहला ऑर्गेनेल है जिसको कि इलेक्ट्रॉन
देखा गया था। उसके पहले जो भी चीजें देखी जाती थी वो कंपाउंड या फिर सिंपल टाइप के माइक्रोस्कोप में देखा जाता था। राइबोसोम वाज द फर्स्ट ऑर्गेनेल व्हिच वाज डिस्कवर्ड व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट जॉर्ज प्लेडे। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग प्लेडे पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेडे पार्टिकल्स बोलते हैं बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय द प्लेडे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, बोर्ड्स में। अभी तो एमसीक्यूज भी आपको आ रहा है। ठीक है, सो दे कैन आस्क यू। एंड राइबोसोम जो है दोनों में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स है हमने पढ़ा था 70s टाइप के होते हैं और यूकैरियोट में 80s टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, पर इन दोनों में जो राइबोसोम्स की टाइप होती है वो कौन सी होती है? 70s टाइप की राइबोसोम होती है। इवन दो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है यूकैरियोटिक के अंदर में, उसके अंदर में टाइप ऑफ राइबोसोम विल बी 70s। ठीक है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ऐसा क्यों? व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल? बिकॉज ये की फंक्शन परफॉर्म करता है। व्हाट इज द की फंक्शन परफॉर्म बाय राइबोसोम? दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। कोई भी चीज अगर बनेगा, एंजाइम्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, तो सारी जो चीजें हैं वो प्रोटीन से जुड़ी हुई है। जो भी हमारे कैरेक्टर्स है वो प्रोटीन्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये की फंक्शन करता है प्रोटीन की सिंथेसिस का। दैट्स व्हाई राइबोसोम इज कॉल्ड एज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? इट्स परफॉर्मिंग द की फंक्शन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। फिर ये क्या है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा था? एनिमल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया था, प्लांट के अंदर में प्लास्टिड्स थे, क्लोरोप्लास्ट थे। ठीक है, और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल दोनों में ही कौन सा है? राइबोसोम्स है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल एंड इंजन ऑफ द सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है? राइबोसोम में होती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। और इंजन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? इंजन ऑफ द सेल इज आल्सो द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को हम लोग इंजन ऑफ द सेल बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। एंड राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस। ये तो मैंने बताया आपको कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। एंड कंपोज्ड ऑफ आरएनए। इसकी कंपोजिशन में दो चीजें होती है। राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? आरएनए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, और दूसरी क्या होती है? प्रोटीन। ठीक है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स, दैट इज आरआरएनए एंड द प्रोटीन। ठीक है, अब ये राइबोसोम्स भी 3 तरह से पाए जाते हैं। एक जो राइबोसोम है वो फ्रीली पाया जाता है। कुछ राइबोसोम ऐसे होते हैं जो एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड के बाद अंदर में। कुछ राइबोसोम जो है वो प्रोटीन, जो आपका ट्रांसलेशन है उसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में कि वो एमआरएनए पे कैसे पाए जाते हैं। और जो ग्रुप होती है राइबोसोम्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसोम्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिख लो यहाँ पे। ठीक है, कि चेन ऑफ और कैस्केड ऑफ चेन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसोम्स। पॉलीसोम्स बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, पॉलीसोम्स अगर ग्रुप में है तो फिर पॉलीसोम, सिंगल है तो फ्रीली राइबोसोम, और कभी कभी वो एमआरएनए पे भी होता है। ठीक है, कंपोजिशन क्या है? आरआरएनए एंड द प्रोटीन। एंड राइबोसोम 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से टाइप की होती है? एक 70s होगी, दूसरी क्या? 80s होगी। 70s जो 2 सब यूनिट से मिलकर के बना होगा, ये एक 50s लार्जर सब यूनिट होगी, और इसकी स्मॉलर सब यूनिट कौन सी होगी? 30s। ठीक है, क्या होता है? राइबोसोम्स की ये दोनों यूनिट 50s 30s की हैं, पर जब दोनों को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इट इज 70s हो जाती है। ठीक है, इनको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन में। ठीक है, तो क्या होती है? डेंसिटी के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जिसकी डेंसिटी लाइट होती है, हल्की होती है, वो ऊपर चला जाता है, जो हैवी होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अलग अलग से देखेंगे तो इनकी जो डेंसिटी है वो कितनी है? 50s और 30s रेस्पेक्टिवली। स्मॉलर सब यूनिट की 30s और लार्जर सब यूनिट की 50s। पर जब दोनों को हम लोग अटैच करते हैं, जब दोनों को एसोसिएट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? इट इज 70s हो जाता है। 50 + 30 70s हो जाता है। ठीक है, और ये S का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? द S इज द सेल्सबर्ग्स यूनिट। सेल्सबर्ग्स यूनिट है जो कि बेसिकली
सेट बॉक्स यूनिट बेसिकली क्या बताता है, इनकी डेंसिटी के बारे में बताता है। जो सेंट्रिफिकेशन में हमने इनकी डेंसिटी के आधार पर इसको डिस्ट्रीब्यूट करा था, जो लाइटर था वो ऊपर चला गया था, जो हैवियर था वो नीचे सेटल हो गया था। ठीक है, वैसे ही ATS जो है वो 60 + 40s से मिलकर के बना होता है। लार्जर सब यूनिट इज 60s एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 40s। ठीक है, ये ATS जो है यूकेरियोट्स में पाया जाता है, 70s प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इट्स द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट उनकी है कि वो किस तरह से लाइटर है तो वो ऊपर में सेटल हो जाएगा, अगर वो हैवियर है तो नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन क्या है राइबोसोम की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, जिसके बारे में हम लोग अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं। इसकी मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, इसलिए इसको फैक्ट्री इंजन ऑफ द सेल बोलते हैं और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम। लास्ट क्लास में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग जो है वो साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, सीलिया फ्लैजिला के बारे में पढ़ेंगे और न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ बहुत कम टॉपिक्स इस चैप्टर में अभी रह गए हैं। ठीक है, होप यू गेट दैट ऑल द पॉइंट्स। इसको लिखिए, इसको समझिए कुछ। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।